धन्यवाद सर। सबसे पहले प्राचार्य जी महोदय को सुप्रभात। मेरे प्रिय मित्र एवं शिक्षक मकाश्रे सर को धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया यहाँ पर बोलने का, और आप सभी बच्चों को सुप्रभात। आप सभी बच्चों ने क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम पहले सुना है? किस किस ने सुना है? अपने हाथ खड़े करें। ठीक है। और इनकी जीवनी के बारे में कौन कौन जानता है कि क्यों उनको महान बोला जाता है? कौन कौन जानता है इस बारे में? सिर्फ एक बच्चा, यश मारू, क्लास 10। जब हम किसी व्यक्ति को महान बोलते हैं और उसको या उसकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा। इसलिए उनकी लाइफ के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और सीखना चाहिए। आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। किसी बच्चे को पता है कि भेदभाव क्या होता है? किसी को नहीं पता। देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के दो प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट स्टीरियोटाइप, सेकंड प्रेजुडाइज। मैंने कई बार क्लासेस में भी अपने लेक्चर में इसके बारे में बताया है। स्टीरियोटाइप तब होता है जब हम सोसाइटी, जब समाज किसी चीज को लेकर एक फिक्स्ड इमेज बना लेता है कि ये लड़के का रोल है और ये सोसाइटी में लड़की का रोल है। जैसे बार्बी डॉल। बार्बी डॉल किसके लिए बनी है? लड़कों के लिए कि लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए। ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर दिया बचपन से ही। जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो आपको बचपन से ही बता दिया जाता है कि बार्बी डॉल जो है वो लड़कियों के लिए बनी है, और पिस्टल, रिमोट कार या कोई ऐसी एग्रेसिव चीज वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बनी है। इस तरीके की फिक्स्ड इमेज क्रिएट कर देना, ये डिस्क्रिमिनेशन का एक टाइप है जिसको स्टीरियोटाइप बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिजुडाइज में। प्रिजुडाइज का मतलब है जब हम या कोई एक वर्ग खुद को सुपीरियर बताता है और दूसरे को उसके अगेंस्ट में इंफीरियर शो करता है। सुपीरियर मतलब खुद को ऊपर बताना, खुद को ऊंचा दिखाना, और उसके बदले में दूसरे को नीचा दिखाना। प्रिजुडाइज किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो कि मुझे तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और सामने वाले को तो इंग्लिश बहुत बिल्कुल ही डल है, लैंग्वेज के आधार पर भी होता है। पैसे को लेकर हो सकता है प्रिजुडाइज कि मेरे पास बहुत पैसा है, सामने वाला गरीब है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना प्रिजुडाइज क्रिएट करता है। रंग को लेकर हो सकता है कि मैं गोरा हूं, कोई काला है, कोई काला है, मैं गोरा हूं, इस चीज को लेकर प्रिजुडाइज हो सकता है। जेंडर को लेकर हो सकता है कि मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, इस चीज को लेकर भी प्रिजुडाइज हो सकता है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखे, और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में दिए गए हैं, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है? किसी को पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मीनिंग? किसी भी बच्चे को इक्वालिटी बिफोर लॉ? मात्र 2 से 3 बच्चों को पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिर्फ 3 बच्चों को इस विद्यालय में। मतलब लॉ के सामने सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो की बात करता है आर्टिकल 15। और ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 किसी को भी नहीं पता? आर्टिकल 15 कितना बच्चों को पता है? जस्ट रेज योर हैंड। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, ओनली 1, सिर्फ एक बच्चे को। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 17 ये राइट टू इक्वालिटी को शो करते हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही दिए गए हैं। ठीक है। अब मैं आपको उनकी कुछ जीवनी के बारे में बताता हूं कि क्यों वो, अब एक ना समाज में, सोसाइटी में धारणा ये भी बनी हुई है कि डॉक्टर भीमराव जो थे वो दलितों के नेता हैं बस, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेता हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन ये समाज में एक नोशन, एक धारणा बना दी गई है, जबकि वो हमारे एक देश के नेता हैं। उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए काम नहीं करा, उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए भी काम करा और सभी महिलाओं के लिए काम किया है। इसी के लिए आर्टिकल 15 में सभी वुमेन्स को, इंक्लूडिंग हिंदू वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया, सभी महिलाओं को। तो ये बोल देना कि वो दलितों के नेता हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये मान लिया जाता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के नेता हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है ना।
से मैं अपनी स्पीच को स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा उनके बारे में कि क्यों उनको महान माना गया है, क्यों सोसाइटी में और आज क्यों हम उनकी जयंती को मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जैसे कि अदिति ने आपको बताया। और उनकी जो मदर का नाम था वो था भीमाबाई और उनके पिताश्री का नाम था रामजी मलोजी सखपाल। भीमाबाई ने ही अपने नाम से उनका नाम रखा था भीम, भीम अम्बाडेवेकर, अंबेडकर नहीं अम्बाडेवेकर। और अम्बाडेवेकर जिस गांव से वो बिलोंग करते थे वहां का नाम था, तो उसके नाम पर उन्होंने भीम अम्बाडेवेकर उनका नाम रख दिया था। उसके पश्चात जैसे कि अदिति ने बताया वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ 1891 में, तो उस दौरान जो उनके पिताजी के जो दोस्त थे जो कि एक सन्यासी थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था उनको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना नाम बहुत रोशन करेंगे और इस पर्टिकुलर दलितों का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। वो पहले से ही उन्होंने एक भविष्यवाणी जो है वो कर दी थी। 1891 में उनका जन्म हुआ और लगभग 2 साल बाद 1893 में उनके पिताजी की रिटायरमेंट हो गई, जिस कारणवश उनको महू से दपोली जाना पड़ा। दपोली महाराष्ट्र में गांव है दपोली, वहां पर उनको जाना पड़ा। और दपोली में ही पहली बार वो विद्यालय गए जब वो 5 साल के थे, तब वे विद्यालय गए। और जब वो फर्स्ट टाइम विद्यालय गए तो उनकी माताश्री ने पहले ही उनको बता दिया था, क्योंकि पता था कि वो एक दलित समाज से आते हैं और सोसाइटी जो है उनके साथ एक भेदभाव कर रही है। तो जब पहली बार विद्यालय गए तो उनकी माताश्री ने उनको पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारे साथ कुछ अलग व्यवहार हो सकता है, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना और किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। अब किस तरीके का व्यवहार, पहले बेंचेस तो होते नहीं थे स्कूल में, तो जैसे आप लोग अभी बैठे हैं वैसे ही स्टूडेंट्स जो थे वो बैठते थे, लेकिन वो दलित समाज से आते थे। जस्ट बिकॉज कि वो दलित समाज से आते थे तो उनको उस बच्चों के ग्रुप से बहुत पीछे अलग बिठाया जाता था और उनको एक दर्री अपने साथ लानी पड़ती थी, खुद ही लाते थे, क्योंकि कोई और उठाएगा तो समाज यह समझता था कि वो पॉल्यूट हो जाएंगे, तो वो खुद ही अपने घर से दर्री लाते थे और वो अलग उसको पीछे रख के उसमें बैठते थे। उन्होंने ये सारी चीजें अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोली है, ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। 21 वॉल्यूम में उन्होंने 21 किताबें, मतलब समझिए आप 21 किताबों में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बोला, साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब प्यून उनको पानी पिलाता था तो उनके लिए अलग से पानी रखते थे, उनको टच भी नहीं करते थे, वो उस मटके को टच भी नहीं करते थे, प्यून उनको पानी पिलाता था और वो मटका जो है पॉल्यूट ना हो जाए इसलिए थोड़े डिस्टेंस से उसको पानी भरा जाता था। और इसीलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा नो प्यून नो वाटर, विच मीन्स कि जिस दिन प्यून नहीं आएगा उस दिन उनको पानी नहीं मिलेगा, पानी ही नहीं पी पाएंगे वो जिस दिन प्यून नहीं आएगा। ये हालत थी उनके स्कूल में। और उसके बाद दपोली में ही उनकी माताश्री का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद लगभग उनके फिर पापा जी का ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो दपोली से महाराष्ट्र में ही एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर मूव करते हैं। जब वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में मूव करते हैं तो वहां पर वो जब वो 10th क्लास पढ़ रहे होते हैं तो उनके एक शिक्षक थे जो उनको विद्यालय में उनको पढ़ाते हैं, जिनका नाम था कृष्णा जी केशव अंबेडकर। और यही वो शिक्षक थे जिन्होंने उनको अंबेडकर का नाम दिया। वैसे उनका नाम मैंने पहले बताया था अम्बाडेवेकर, और ये शिक्षक ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में अपना नाम, अपनी कास्ट दी अंबेडकर, क्योंकि वह शिक्षक जानते थे, कृष्णा जी जानते थे कि वह एक बहुत ही शानदार विद्यार्थी है। और इसी कारणवश उनके पिताश्री को यह बोला गया कि आप अपने पुत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ये अपना नाम और हमारे समाज का नाम रोशन करेगा। इसी कारणवश वो सतारा से देन बॉम्बे चले जाते हैं, जिसको आजकल मुंबई बोला जाता है। अब वो बॉम्बे चले जाते हैं, बॉम्बे में वो इनको एल्फिस्टोन हाई स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बहुत जाना माना, बहुत अच्छा स्कूल है एल्फिस्टोन हाई स्कूल, वहां पर वो उनका एडमिशन करवाते हैं। लेकिन जिस एरिया में वो वहां पर रहते हैं ना, वो बहुत क्राउडेड एरिया है। जब वे स्कूल से आते थे तो आते ही सो जाते थे, क्योंकि दिन में वो नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे वहां पर सब गरीब लोग रहते थे, बहुत कंजस्टेड और बिच्चम बिल्कुल जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी घूमने फिरने की, और क्राउडेड था तो आवाज वगैरह बहुत ज्यादा आती थी, तो रात में वो पढ़ नहीं पाते थे।
तो वो सो जाते थे स्कूल से आते, और रात में 12 बजे के बाद लगभग 2 बजे उनके पिताश्री उनको उठाते थे। क्यों? क्योंकि उस दौरान कोई आवाज नहीं आती है, और उस दौरान वो 2 बजे उठकर रात में पढ़ाई किया करते थे। जब उन्होंने 10वीं क्लास पास करी तब उनकी एज जो थी लगभग 17 साल थी। 1907 उनकी एज 17 साल थी, और पहले अर्ली मैरिज एक्ट कुछ था नहीं, मतलब शादी जल्दी हो जाती थी। तो जब उन्होंने 10वीं क्लास पास करी तो उनकी शादी हो गई। उनकी वाइफ या उनकी बीवी का जो नाम था वो था रमाबाई। 1907 में उनकी शादी हो गई रमाबाई जी से, और जब उन्होंने 10th पास करी, देन 12th पास करी, तो 12th पास करने के बाद उनके पिताश्री ने मना कर दिया कि अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा उनके पास था नहीं, रिटायर हो चुके थे, घर नहीं चल रहा था ढंग से, तो 12th के बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन उस दौरान एक महाराज थे, साहू महाराज, उन्होंने उनको मंथली स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। मतलब पढ़ाई तो वो करेंगे, लेकिन साहू महाराज जो है उनको मंथली पैसा देंगे, और इसी कारणवश उनकी बीए की पढ़ाई जो है वो पूरी हो गई। 1912 में उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करी। अब आगे वो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। इसी दौरान 1913 में बड़ौदा के एक महाराज थे जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ III। अब सयाजी राव गायकवाड़ III ने उस दौरान बच्चों के लिए एक ऑफर निकाला था जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। ऑफर ये था कि हम आपको बाहर अब्रॉड पढ़ने भेजेंगे। जब गायकवाड़ III थे, जो महाराज थे बड़ौदा के, उन्होंने ये ऑफर निकाला कि हम आप कुछ बच्चों को, जो शानदार बच्चे पढ़ाए हुए, उनको बाहर अब्रॉड पढ़ने भेजेंगे। उसमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1913 में वह अब्रॉड गए, लेकिन अब्रॉड जाने से पहले एक एग्रीमेंट साइन कराया गया। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब आप अपनी पढ़ाई करके पूरी करके वापस आएंगे तो बड़ौदा में आप लगभग बड़ौदा को आप 10 साल सर्व करेंगे, 10 साल सर्विस देंगे आप बड़ौदा में। जो भी आप पढ़ के आए हैं वो बड़ौदा में काम में लाया जाएगा और 10 साल आप उसको सर्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वो 1913 में यूएसए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में उन्होंने एडमिशन लिया, और उनके जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। उसके बाद 1915 में उन्होंने एमए की डिग्री अपनी कंप्लीट करी, और 1916 में उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस को कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने वह लंदन चले गए, कोलंबिया से वह लंदन गए। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ कारणवश उनको वापस आना पड़ गया। रीजन ये था कि जो उनको स्टेट स्कॉलरशिप मिल रही थी वो अब एक्सपायर हो चुकी थी, तो उनको उस कारणवश वापस आना पड़ा। लेकिन एग्रीमेंट साइन कराया गया था कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आएंगे तो आपको 10 साल बड़ौदा को सर्व करना है। तो जब वो वापस आए तो उनको एक बहुत बढ़िया चांस मिला सिविल सर्विस में काम करने का। बड़ौदा में ही सिविल सर्विस में काम करने का उनको मौका मिला, लेकिन वहां पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहा था। वहां पर भी जो उनके साथ कर्मचारी थे, इवन जो उनका प्यून था, वो फाइलें ऐसे फेंकता था, उनको हाथ में नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूट हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। जो प्यून था, जो चपरासी था, उसका भी मानना ये था क्योंकि वो दलित समाज से आते थे कि वो पॉल्यूट हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। इस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता था। फिर उसके बाद जब वो बड़ौदा आए तो उन्होंने अपने लिए घर ढूंढा। घर उनको नहीं मिला, कोई देने को रेडी नहीं है क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि रीति ने बताया महर जाति, उससे बिलोंग करते थे, तो उनको घर भी नहीं मिला। फिर उनको एक पारसी गेस्ट हाउस मिला। अब पारसी क्या है कि हिंदू धर्म से थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म में क्या है? कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। कास्ट सिस्टम में ही फिर भेदभाव क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज उनको फेस करनी पड़ रही थी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि क्या वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट थे? नहीं, वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं थे। हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम के वो अगेंस्ट थे, जिसके कारण उनको भेदभाव झेलना पड़ रहा था। अब वह घर ढूंढते हैं, घर उनको नहीं मिल पाता है, गेस्ट हाउस ढूंढते हैं। गेस्ट हाउस में वो पारसी गेस्ट हाउस उनको मिलता है जो कि हिंदू धर्म से थोड़ा अलग है। तो पारसी जो लोग थे वो ये बोलते हैं कि आप रजिस्टर में अपना डाटा जो है थोड़ा गलत फिल कर दीजिए, आप अपने जाति के बारे में मत बताइएगा। वो मान जाते हैं, लेकिन वहां के कुछ लोगों को पता चल जाता है और शाम को ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है पारसी गेस्ट हाउस के बाहर कि तुमने इस होटल को पॉल्यूट कर दिया है, अशुद्ध कर दिया है, जिस कारणवश उनको वो घर छोड़ना पड़ता है, वो गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ता है, और वो बड़ौदा ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर वे बड़ौदा छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वे बड़ौदा से वापस बॉम्बे आते हैं।
बॉम्बे में वापस से वो कुछ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं चल पाता है क्योंकि उनको वही है कि जाति भेदभाव उनको झेलना पड़ता है। लेकिन उनको एक शानदार मौका मिलता है। बॉम्बे में एक कॉलेज था, सिद्धनम कॉलेज, वहां पर 1918 में वो एज ए लेक्चरर ज्वाइन करते हैं और एक शानदार शिक्षक के रूप में बच्चों के सामने आते हैं। फिर 1920 में वे वापस से लंदन जाते हैं एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो अपनी पढ़ाई छोड़कर आए थे वो उसको कंप्लीट करके वापस 1920 में जाते हैं और 1923 में वे वापस आते हैं। जब अब वो 1923 में जब वो वापस आते हैं ना, तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और वो एक एक्सपर्ट स्कॉलर बन चुके हैं, इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं। अब वो लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते थे। लोग अगर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो वो उनको अब जवाब दे सकते थे और वो अगर चाहते तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पढ़ लिख तो वो गए थे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने समाज और सभी महिलाओं के लिए काम किया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज ना होते तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वे शिक्षक साथी हो मेरी या जितने भी आप बच्चे हो, शायद आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। आप घर में चौला चौका अपना किचन ही संभाल रहे होते। ये रियलिटी है। अगर वो नहीं होते उस दौरान तो शायद आप सब के सब अपने घर में किचन संभाल रहे होते। बस सभी महिलाओं के लिए, सिर्फ दलितों के लिए नहीं है। इतने महान थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1935 में पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को यह बोला कि मेरा जन्म हिंदू समाज में तो हो गया है, लेकिन अब पैदा हम कहां हो रहे हैं ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू समाज में। जन्म तो हो गया लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो हिंदू रिलीजन के अंगेज में नहीं थे। वो हिंदू में जो कास्टिज्म चल रहा है, जिसके कारण उनको बचपन से ही भेदभाव झेलना पड़ रहा था, वो उसके अगेंस्ट में थे, उसके खिलाफ थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी 1935 के बाद कि वह हिंदू समाज के इस कास्टिज्म को बदल सके, दलितों को उनके अधिकार दिला सके, सभी महिलाओं को उनके अधिकार दिला सके। कोशिश बहुत करी लेकिन हमेशा असफल रहे, ऐसा हो नहीं सका। और फाइनली उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने कन्वर्जन किया हिंदू से बौद्धिज्म। और मरने से लगभग 1.5 साल पहले जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने ये बोला था कि हिंदू सिविल कोड ले आइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम नहीं ला सकते हैं, जिस कारणवश उन्होंने अपनी पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया और दलितों के लिए और महिलाओं के लिए वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। और फाइनली जो उनकी डेथ होती है वो होती है 6 दिसंबर 1956। इतना सोसाइटी में इतना डिस्क्रिमिनेशन देखने के बावजूद वो दलितों के लिए, दलित महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए लड़े। और आज उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ पर, हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, कौन दलित से आता है, कौन नहीं आता। हमें ये सब बारे में कुछ नहीं पता है। आप लोग लंच में एक दूसरे के साथ जब लंच करते हैं तो आप उसके जाति, समाज, ये सब नहीं पूछते, जस्ट बिकॉज क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने संविधान इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया कि हम सब लोगों को इक्वालिटी, समानता मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। जय भीम, जय भारत।